जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, या फिर जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन तमाम परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न कराया जाता है वो PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहता है और उसका फुल डिस्कशन दिया जाता है। आपको उससे पहले ये भी बता दें कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये ना पूछेगा कि हाँ SSC MTS के लिए ना है सही, CHSL के लिए ना है, कहा सब एग्जाम के लिए सही है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम सबसे सेकंड नंबर बोलता है क्या चीज की स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। कौन थे? सी राजागोपालाचारी। और पहले ICS ऑफिसर कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी, यानी इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले पहले व्यक्ति तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। और भारत, और यहां से एक और सवाल बन जाएगा कि बताइए भारत के आजाद, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो था। उसके बाद 1942 में कौन था? लिनलिथगो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? गांधी जी की है। कौन किए? गांधी जी की है। कब करते हैं? तो ये करते हैं 8 मार्च 1942 से। और यहीं पे नारा दिए थे करो या मरो का। क्या दिए थे नारा? करो या मरो का। तो पूछेगा करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ पे बोल देगा कि टायर का खोज कौन किया था? जॉन डल्फर। टायर का खोज कौन किया था? जॉन डाल्फर किया था। साथ में यहां से पूछ देगा टीबी का खोज कौन किया था? टीबी का खोज किया था, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस वाला ना है टीबी, ये वो टेलीविजन वाला टीबी है। ये टीबी का खोज किया था जॉन लेगी बेयर्ड। कौन किया था? जॉन लेगी बेयर्ड किया था। उसके बाद फिर बॉल पेन का कौन किया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बॉल पेन का आविष्कार कौन किया था। आगे का सवाल बोलता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? तो गांधी जी जैसे 1915 में लौटते हैं, कहां से? 1915 में कहां से लौटे थे भारत? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। तो जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो उन्हीं के आने की खुशी में हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन दिवस? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी जब 1915 में आए तो फिर वो जाकर 1916 में साबरमती की स्थापना करते हैं अहमदाबाद के अंदर। ये वहां पे एक नदी है साबरमती नदी, उसी के किनारे साबरमती की आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद में। कब करते हैं? 1916 में करते हैं। उसके बाद 1916 में इसकी स्थापना करने के बाद 1917 में एंट्री लेते हैं। कहां? बिहार के जिला कहां? चंपारण में। वहां पे नील विद्रोह को, पूर्वी चंपारण, वहां पे नील विद्रोह को समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी, यहां गलती है 5 फरवरी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। ये चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देवल गया था। किसके? असहयोग क्रांतिकारियों के द्वारा। जिसके चलते गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरुआत कर रहे थे तो पहले ही बोल दिए थे कि इसमें हिंसा हमको नहीं चाहिए, अगर अहिंसा हम देख लेंगे तो ये आंदोलन को हम वापस ले लेंगे। तो बोलेगा कि असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन बोला गया। प्रथम जन आंदोलन बोला गया। तो असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन बोला जाता है। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। और असहयोग आंदोलन के ही चलते ये असहयोग आंदोलन में ही चौरा चौरा कांड हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर पड़ता है, जहां पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देवल जाता है। कब?
5 फरवरी 1922 को, और जाके 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा इसे पुनः वापस ले लिया जाता है और चौरी और असहयोग आंदोलन को बंद कर देवल जाता है, जिसके चलते गांधी जी को यहाँ पे जेल भी हो जाती है 1922 में। फिर जाकर इनकी तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से 1924 में ही इन्हें रिहा कर दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल बोलता है कि मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था। तो मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार के तट केरल में होता है। अब देखिए क्यों हुआ था, तो मोपला विद्रोह हिंदू और प्लस मुस्लिम के बीच हुआ था। हिंदू लोग जो थे वो जमींदारी व्यवस्था के चलते मुस्लिमों को दबाए हुए थे, जिनके चलते ये दोनों आंदोलन करते हैं। मुस्लिम और हिंदू के बीच आंदोलन हो जाता है, जिसे मोपला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये 1921 के मालाबार तट केरल में ये जाके शुरू होता है और फिर जाके 1923 में इसकी समाप्ति होती है। उसके बाद केरल जो है भारत का सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक में नंबर 1 पर है। केरल जो है यहाँ पे काजू का खेती किया जाता है, साथ में केरल जो है नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पर है, नारियल के भी उत्पादन में नंबर 1 पे है। और केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है भारत के और राज्यों से। 2800 राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य को ही देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और भी सवाल को, क्योंकि इतना जो डिस्कशन करा है इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे का सवाल बोलता है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया। देखिए स्वराज दल की स्थापना 1923 में होता है। कब होता है? 1923 में। करते हैं 2 व्यक्ति, एक मोतीलाल नेहरू और दूसरा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है, देश बंधु भी कहा जाता है। लेकिन और यहाँ पे एक और कि मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, यानी पिताजी के नाम है मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और चित्तरंजन दास को देश बंधु का भी उपाधि मिला हुआ है। चलिए हम लोग और आगे भी देख लेते हैं सवालों को। आगे का सवाल बोलता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता जो है ये 1916 में होता है। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में होता है। और ये इसकी अध्यक्षता जो है लखनऊ समझौता का वो करते हैं अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और 1916 में ही लखनऊ समझौता में कांग्रेस, ये आपका नरम दल, साथ में गरम दल और साथ में मुस्लिम लीग, ये तीनों एक स्टेज पे देखने को मिले थे, जो कि कहीं ना कहीं 1907 में ये बिछड़ गए थे। मतलब ये तीनों लोग का ब्रेकअप हो गया था 1907 में, जाकर 1916 में फिर इन्हें मिलान किया जाता है। और अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार। और यहीं पे गांधी जी आते हैं ये मतलब कि देखने की क्या होता है। और यहीं पे गांधी जी का मुलाकात होता है ये बिहार के एक किसान नेता जिनका नाम था राम कुमार शुक्ला से मुलाकात होता है। और राम कुमार शुक्ला गांधी जी को 1917 में आने की आग्रह करते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय, देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनती है। और ये 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है, 1925 का कानपुर अधिवेशन। लेकिन यहाँ पे भारतीय महिला हटा देता, यहाँ पे बोला ना भारतीय महिला हटा देता, तब क्या बन जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय हटा देता, सिर्फ पूछ देता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हो जाता एनी बेसेंट। कौन हो जाता? एनी बेसेंट, जो कि 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। तो महिला सिर्फ पूछेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय पूछ देगा तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है। और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनती है सुचेता कृपलानी। तो आपको यहां तक सवाल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं सवालों को।
आगे सवाल बोलता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और जाकर 6 अप्रैल 1930 को अंत हो गया। दांडी यात्रा को ही नमक कानून बोला जाता है, नमक कानून बोला जाता है, क्योंकि 12 मार्च 1930 से साबरमती से ये शुरू किया गया था आंदोलन। साबरमती से 78 लोग के साथ ये शुरू किया गया था और दांडी पहुंचते पहुंचते 6 अप्रैल 1930 हो गया था और 6 अप्रैल 1930 के ही गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कर आंदोलन को नष्ट कर देते हैं और यहीं से नमक कर आंदोलन की समाप्ति होती है। शुरुआत होता है 12 मार्च 1930 से, लेकिन समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 में और फिर 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और उसके बाद आगे का सवाल बोलता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान को ही बोला जाता है जूलॉजी, इसी को क्या बोला जाता है? जूलॉजी। एक होता है बोटेनी, एक होता है बोटेनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जनक है और बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु को ही बोला जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु हैं। और बोटेनी जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसका जन्म थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल बोलता है कि आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा का किला अकबर बनवाया। अकबर, आगरा का किला अकबर बनवाया था। और आगे सवाल क्या बनता है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद के दिवस, जिनका मेजर ध्यानचंद का जब जन्म हुआ था, ये जन्म इनका कब होता है? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और खेल दिवस इनके जन्म दिवस के ही रूप में मनाते हैं। तो यह पूछ देगा कि खेल दिवस हम लोग किस डेट को मनाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ही रूप में मनाते हैं और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी का जादूगर बोला जाता है किसे? मेजर ध्यानचंद को। इनका ध्यान भी इसी तरह था कि देखने वाले लोग भी अचंभित हो जाते थे कि क्या बंदा है खेलने का। तो हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। खेल दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल बोलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था और तभी से डिसाइड किया गया कि हम लोग 5 जून को क्या मनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। अब हम लोग प्रति साल 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। उसके बाद उसके बाद एक और यहाँ पे सवाल बन जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस चीज पर जोर दिया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत पर जोर दिया गया था कि हम लोग ओजोन को बचाना है और इसी से संरक्षण से संबंधित हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन को संरक्षण के रूप में मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। और ये आंदोलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को पहली बार हुआ था। इसलिए प्रत्येक साल 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी माना जाता है क्योंकि यह हमें अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक किरण है। चलिए हम लोग आगे का सवाल देख लेते हैं। देखिए आगे का सवाल क्या बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ और चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रणाली, क्या जी? 3 कठिया प्रणाली पर रोक लगाया गया जो कि नील के खेती से संबंधित था और नील आंदोलन को यहाँ पे गांधी जी के द्वारा बंद कराया गया।
उसके बाद 1917 के बाद 1918 में, कब 1918 में दो आंदोलन करते हैं, एक अहमदाबाद मिल मजदूर और दूसरा खेड़ा आंदोलन, जो कि ये भी गुजरात में पड़ता है। तो गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन, ये भी आंदोलन सफल रहा था। और चंपारण सत्याग्रह के बाद लगातार जब ये 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा किए तो गांधी जी पूरा फेमस हो गए। उसके बाद फिर गांधी जी धीरे पे आंदोलन करते चले गए और ये ऐसे ही राष्ट्र बापू नहीं बने। इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले सीबी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, SCB यानी सुभाष चंद्र बोस करने का काम किए थे। यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए हम लोग आगे को सवालों को देख लेते हैं। आगे का सवाल बोलता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा का उसकी अवधि को समाप्त कर सकता था? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, निचला सदन, निम्न सदन, जनता का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं किसको? लोकसभा को। लोकसभा के लिए पहली बार आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1952 के बीच हुआ था। लोकसभा की स्थापना मई 1952 में किया गया, मई 1952 में किया गया। और लोकसभा का मेंबर बनने का अवधि है 25 वर्ष और 5 साल तक वो अपने कार्यकाल को संभाल सकता है। तो आपको इतना चीज लोकसभा से याद रहना चाहिए। और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का 79, ये आपका 80 में है और 79 में है सरला स यानी संसद का उल्लेख है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का सवाल बोलता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक बनवाया। कौन बनाया? अशोक बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची का स्तूप है। और इसको तोड़वाने का काम कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसी ने सांची स्तूप को तोड़वाने का काम किया, लेकिन बनवाने का काम अशोक किया था और बनवाए थे मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। चलिए हम लोग आगे कुछ सवालों को हम लोग देख लेते हैं। आगे का सवाल बोलता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुलाम वंश से संबंधित रखते। ये किस वंश से है? गुलाम वंश, ये है आपका जाकर गुप्त वंश से संबंधित। कौन वंश? गुप्त वंश। और गुप्त वंश का सबसे ज्यादा पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। विक्रमादित्य का उपाधि किसे दिया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे ज्यादा पराक्रमी और बहादुर शासक में से एक इसका नाम आता है। और गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त करते हैं। कौन करते हैं? श्री गुप्त करते हैं। और फाहियान जो है इन्हीं के समय भारत आया था। चलिए हम लोग आगे की सवालों को देख लेते हैं। आगे का सवाल क्या बोलता है? आगे का सवाल बोलता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपको विटामिन ए की कमी को दूर करना है तो गाजर खाइए, क्योंकि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। तो पूछेगा विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत है गाजर। ठीक है, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। बेरी किस रोग की कमी से? तो विटामिन B1 यानी विटामिन बी की कमी रहेगा तो आपको बेरी रोग होगा। और विटामिन सी की कमी रहेगा तो आपको स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन डी की कमी रहेगा तो आपको रिकेट्स होगा। क्या होगा? रिकेट्स होगा। और आंवला का सबसे बढ़िया स्रोत है विटामिन सी। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए बेहतर माना जाता है। आपको इतना सवाल सर याद रखना पड़ेगा। विटामिन का खोज कौन किया था? तब फंक नामक वैज्ञानिक किया था। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। अब बाकी जो बच गया ADE के वो वसा में घुलनशील है सर। ठीक है, तो आपको विटामिन से इतना तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए लास्ट सवाल, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं उसको। लास्ट प्रश्न MVVI है, ये एकदम सबको याद रहता कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु। बिहू कहाँ का है?
तो बिहू असम का है। भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है। उसके बाद धानु यात्रा ये कहाँ का फेस्टिवल है? इसका आप लोग आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि धानु यात्रा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित रखता है। तमिलनाडु में एक विवेकानंद रॉक कट मेमोरियल हॉल स्थित है और तमिलनाडु में ही तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम छोर तमिलनाडु कन्याकुमारी ही है। कौन है? कन्याकुमारी ही स्थित है। तमिलनाडु से और क्या सवाल बन सकता है? आपसे पूछ देगा कि बताइए तमिलनाडु में विवेक रॉक कट मेमोरियल हॉल तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। और तूफानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो तूफानी हिंदू के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। तो इतना सवाल आपको सर यहाँ से बन जाता है।